कि रामलल्ला के मंदिर का जो है वो डेमोलिशन कर दिया मुगलों ने। न कहीं नहीं लिखा उन्होंने, कहीं नहीं लिखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 100 50 केसेस रोज लग रहे हैं, कैसे इतने छोटे? क्योंकि आपने ऑर्डर भी लिखवाना होता था जी, आपको फाइल भी पढ़नी होती थी, कैसे मैनेज होता, कैसे है ये इतनी फाइल भी पढ़ना है? मैं ये नहीं कहूंगा कि फेस वैल्यू नहीं है, पर फेस वैल्यू बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें आपको अपने स्किल्स डेवलप करने होते हैं। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा माइंड इस बात पे फोकस है कि कोई एक पॉइंट निकाल के इसको डिसमिस कर दो। तो कल्याण सिंह वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, हाँ, जिनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था। ओके। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था मैंने। अच्छा, आपने मिस्टर सिंह को एग्जामिन किया जी, था? मिस्टर कल्याण सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने किया था। Harasal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company. जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जस्टिस मृदुल, मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इतना बड़ा सफर तय करके आप आए हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में आपने एक बड़ा नाम स्थापित किया। आज भी आपकी तारीफें सुनने को मिलती हैं। फिर आप हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के रूप में रहे दिल्ली में, फिर सीजीआई, फिर सीजे बन के आप मणिपुर गए। बड़ा लंबा सफर रहा आपका। किस किस को श्रेय देते हैं आप इस सफर में? सबसे पहले तो मेरे माता पिता। आपके दर्शकों को शायद ये पता ना हो कि मेरे पिता मरहूम भी वकील थे, सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में। वालिद साहब आपके? जी, मेरे वालिद साहब। और उसके पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे 2 वर्ष, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। और उन्हीं ने मुझे प्रेरणा दी, तो मैंने तो 10 साल की उम्र में ये तय कर लिया था कि मुझे वकील ही बनना है। वकालत आपका फर्स्ट लव था, प्रथम प्रेम? ये कह सकते हैं आप कि वकालत ही एक पेशा है जो मैं करना चाहता था। मैंने कभी किसी प्लान बी, कोई ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा नहीं। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जी, क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस की? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपने 1986 में अपने आप को एनरोल किया था। जी। और तब तक आपके वालिद साहब प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे? मेरे वालिद साहब ने 77 में अपना इस्तीफा दिया एज ए जज, और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे एज ए सीनियर एडवोकेट। उनका स्वर्गवास हो गया 1984 में, 1984 में। 84 में। तो मैं उस समय आई वाज एट द कैंपस लॉ सेंटर, वकालत पढ़ रहा था मैं तब। उसके 2 साल बाद आपने एनरोल किया? जी। सो तब तक आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था? हाँ, अगर आप उस तरीके से देखें कि जो सेकेंड जनरेशन लॉयर्स को जो बेनिफिट होता है, जो लग्जरीज मिलती हैं फैमिली से, वो नहीं था अनफॉर्चुनेटली। किस तरह से, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने देखी? देखिए, दिक्कतें तो हर वकील को होती हैं। जो भी आदमी वकालत में आता है, फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, प्रोफेशनली तो दिक्कतें होती हैं। पर्सनली आपके पास लग्जरीज हों, अगर आपका परिवार संपन्न है तो आपको रोजी रोटी की दिक्कत नहीं होती, जो ज्यादातर वकीलों को होती है जो बाहर से आकर दिल्ली में बसना चाहते हैं। जस्टिस मृदुल, आई एम सॉरी टू कट यू जी। फर्स्ट जनरेशन लॉयर का स्ट्रगल जी हमेशा जो सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर्स उनसे अलग रहेगा। जी जी। और अगर आपने 1986 में एनरोल किया अपने आप को, और जिस तरह से आपने वकालत वगैरह शुरू की, तो आपका स्ट्रगल कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट जनरेशन लॉयर के समकक्ष खड़ा होता है। जी जी। क्लाइंट्स को लेकर आना, फिर अपने आप को प्रूव करना,
भले ही फादर साहब आपके जा चुके थे तब तक, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन तो थी ही। जी जी। कैसे उससे आपने स्ट्रगल किया, कैसे वो आप जूझ के बाहर निकले? अच्छा, इस सवाल की जो प्रासंगिकता है वो इसलिए है कि हर दूसरे दिन हर वकील इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आए दिन लोग वकालत में आ तो रहे हैं बड़े बड़े सपने लेके जी, पर फ्रस्ट्रेट होके बाहर चले जा रहे हैं, वकालत छोड़ दे रहे हैं जी। सो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या कुछ आपने देखा और कैसे उससे आप निकल के आए बाहर। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि मुझे अब 40 वर्ष होने वाले हैं वकालत में जी। पर मैंने अपने फादर से एक भी क्लाइंट इनहेरिट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि पहले तो वो सीनियर एडवोकेट थे जी। उन्होंने कभी अपना वकालतनामा नहीं फाइल किया, कभी क्लाइंट्स के साथ कभी डायरेक्ट संपर्क नहीं रखा जी। पर शायद एक या दो ही क्लाइंट हैं जिनको मेरे फादर ने कभी रिप्रेजेंट किया होगा जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी, एक या दो ही होंगे और मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। ज्यादातर मेरी प्रैक्टिस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रही है। तो आपका कहना कि आई हैव गॉन थ्रू व्हाट मोस्ट फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स फेस इज करेक्ट। और इसमें एक ट्विस्ट और है मेरी कहानी में कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ वर्ष बंबई में वकालत करूं। ओके। तो 1986 में जब मैंने एनरोल करवाया अपने आप को तो 3.5 वर्ष मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। ओके। और वो सबसे मुश्किल पीरियड था मेरे लिए, बोथ एज अ लॉयर and as somebody who had to struggle to keep body and soul together to make ends meet। क्योंकि मैं घर से पैसे नहीं ले जाना चाहता था, नहीं मांगना चाहता था और मैं घर में सबसे बड़ा था। आप ये समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था और जो वकील दिल्ली में आते हैं अपना बेस बनाने वो भली भांति समझेंगे कि किन परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ता है। क्या कुछ नहीं देखना पड़ता, क्या कुछ नहीं देखना, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। तो चाय और बिस्किट का नाश्ता किया करते थे रेलवे स्टेशन पर। मुझे अभी भी याद है बांद्रा स्टेशन पर सुबह उठकर पहुंच जाते थे और वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए जब इंतजार कर रहे होते थे तो चाय और ग्लूकोज बिस्किट का नाश्ता किया जाता था। फिर वहां पे आप 3 साल तक टिके रहे? 3.5 साल तक। 3.5 साल टिके रहे। 3.5 साल में कुछ जमीन आपने बनाई वहां पे? जी, मैंने सिर्फ काउंसिल प्रैक्टिस की। मैं सोलिसिटर नहीं बनना चाहता था, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं बनना चाहता था। मैं आई वांटेड टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ माय फादर एंड प्रैक्टिस एज अ काउंसिल। तो वहां पर 2 सीनियर एडवोकेट थे जिनके साथ मैंने आई वाज एन अंडरस्टडी विद देम जी। एक थे मिस्टर के सिंघवी, ही इज नो मोर जी। ही वाज अ celebrated service and labor lawyer। उनके साथ मैं करीब 2 वर्ष रहा। ग्रेट ज्यूरिस्ट। उनके साथ करीब मैं 2 वर्ष रहा और उसके बाद में रहा मिस्टर महेंद्र शाह थे सीनियर एडवोकेट। वो सिविल और कमर्शियल लॉयर थे तो उनके साथ करीब 1.5 साल रहा। और तो इस दौरान I won't say कि मैंने I took giant strides in the profession, पर इस stature तक पहुंच गए थे that I was able to make ends meet and I made some headway professionally as well। पर आपने वहीं एक डिसाइसिव डिसीजन और लिया, माइग्रेट किया अपनी पूरी प्रैक्टिस दिल्ली। जी। ये दोबारा चैलेंज आया? जी। क्या कारण थे इसके? उसका कारण ये था कि बॉम्बे का वड़ा पाव पसंद नहीं आया? नहीं, बॉम्बे का वड़ा पाव तो बहुत पसंद आया, अभी भी पसंद आता है जी। कारण ये था कि एक तो मैं परिवार में सबसे बड़ा था जी और दूसरा मैंने सोचा कि पैर जम गए हैं बंबई में और वहां से कुछ मुकदमों में मैं सुप्रीम कोर्ट आया करता था जी।
तो वो एक चैनल बन गया था कि बॉम्बे से मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे पास आते थे। और दूसरा, मैंने ये सोच लिया कि अगर पूरी तरह से मैंने अपने रूट्स दोबारा बम्बई में सिंक कर दिए तो फिर दिल्ली लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो 3.5 साल बाद दिल्ली आना मुझे सूट किया प्रोफेशनली, क्योंकि बम्बई से भी काम आ रहा था। ठीक बात है। और धीरे धीरे कुछ संघर्ष के बाद दिल्ली से भी काम आना हाई कोर्ट के लिए शुरू हो गया। दिल्ली में प्रैक्टिस दोबारा एक तरह से जमानी पड़ी होगी जी, आपको। जी। ये दोबारा इससे क्या क्या समस्याएं यहाँ खैर पे दोबारा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने शुरुआत ही बम्बई चला गया था मैं। आती? ठीक है। तो दिल्ली में तो पहली बार प्रैक्टिस मैंने सेटअप की जब मैं लौटा। ठीक है। तो 1990 से मैंने दिल्ली में सीरियसली वकालत की। 1990 की शुरुआत में मैंने वकालत शुरू की दिल्ली दोबारा हाई कोर्ट स्क्रैच में। से शुरू की। दिल्ली हाई कोर्ट में, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले कर रहा था मैं, बॉम्बे से भी आया करता था 86 से, पर 90 से मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में नए सिरे से वकालत शुरू की। जब हम लोग चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे जब सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी हम लोग अपीयर करते हैं तो कुछ एक जजेस होते हैं जो जाने अनजाने हम लोगों के फेवरेट हो जाते हैं। जी, उस दौरान में कौन से फेवरेट जजेस थे आपके? देखिए उस दौरान जजेस थे, जस्टिस महेंद्र नारायण थे जी। और जस्टिस सुनंदा भंडारे थी जस्टिस और What a name! हाँ, लिबरल जजेस थे जी। और जस्टिस BN कृपाल थे, जस्टिस चरणजीत तलवार थे। ये आपके judges फेवरेट थे, जजेस थे? बहुत जजेस थे। उस जमाने में हम इतना सोचते नहीं थे कि फेवरेट कौन है कौन नहीं है, बिकॉज जजेस वर वेरी डिमांडिंग। और आप जो आज पेश हो सकते हैं किसी भी बेंच के सामने, उस जमाने में यंगस्टर्स बड़े लिमिटेड मुकदमों में पेश हुआ करते थे। ज्यादातर मुकदमों में तजुर्बेकार वकील ही पेश हुआ करते थे। जी। यंगस्टर्स सिर्फ उन्हें असिस्ट किया करते थे। जी। बट ये कहीं ना कहीं आप इंगित कर रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है हमारे वकालत में फेस वैल्यू पे। जी जी। ये कितना सही कितना गलत है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि फेस वैल्यू नहीं है, पर फेस वैल्यू बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें आपको अपने स्किल्स डेवलप करने होते हैं और अपने आप को अपना मेटल प्रूव करना पड़ता है दैट यू हैव इंटेग्रिटी, यू हैव द एक्सपर्टीज एंड यू हैव द एक्सपीरियंस। तो फेस वैल्यू का हमेशा आप नेगेटिव कॉन्नोटेशन नहीं देख सकते। जी। Some lawyers are heard more than others because they are possibly more experienced lawyers and they are better prepared. बट आपकी कोर्ट में मैं कई बार अपीयर हुआ हूं और मैंने देखा है कि जो यंग लॉयर्स होते थे आप उनको ज्यादा तरजीह देते थे, और अगर वो कई बार गड़बड़ाते थे या नर्वस होते थे तो आप आगे से उनको सपोर्ट करते थे। बट ऐसा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हर कोर्ट में नहीं देखा मैंने। ये कई बार मैन टू मैन डिफर करता है। देखिए, आप जिंदगी में जो भी करते हैं इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी। जी। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग वोटरी कि जो नई पौध है, जो नए वकील हैं जो आते हैं वकालत में, दे नीड ऑल द एनकरेजमेंट दैट वी कैन गिव देम जी। सो दैट दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। नई पौध को पानी ज्यादा देना पड़ता है, तो यंगस्टर्स को आप जितना प्रमोट करेंगे, जितना कंफर्टेबल रखेंगे, जी, उतना ही उनको आप इंस्पायर करेंगे, उतना ही वो फ्लरिश प्रोत्साहित करेंगे, उतना ही वो फ्लरिश करेंगे। ये मेरी सोच थी और ज्यादातर जजेस मेरे हिसाब से ऐसा ही सोचते हैं। करेक्ट जी। एज एन एडवोकेट कुछ एक ऐसे मोमेंट्स बताएं जो बड़े करीब रहे हों आपके दिल के, जी जी, जिसे आप हिस्टोरिकल अपना अचीवमेंट मानते हो या हिस्टोरिकल मोमेंट मानते हो। मैं अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को हिस्टोरिकल नहीं मानता। जी। मैं हिस्टोरिकल मानता हूं प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को। प्लीज।
तो कुछ मुकदमे ऐसे किए जो यादगार बन गए। जी जैसे आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया जी बिफोर द लिबरान कमीशन। ओके तो वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट्स प्रीसीडिंग एंड Correct. लीडिंग अप टू द डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। करेक्ट। तो उसमें मेरा सौभाग्य था कि मैंने मिस्टर कल्याण सिंह वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, हाँ जिनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, ओके उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था मैंने। अच्छा, आपने मिस्टर सिंह को एग्जामिन किया जी, था? मिस्टर कल्याण सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने किया था। दैट इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दैट पार्ट ऑफ माय करियर। और सिमिलरली मैंने यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अनलॉफुल एक्टिविटीज ट्राइब्यूनल्स के सामने मैंने सिमी का ट्राइब्यूनल किया, ओके दीनदयाल अंजुमन का ट्राइब्यूनल किया, और एक दो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनका किया। तो उसमें मुझे सिमी का याद रहता है हमेशा, अच्छा बिकॉज सिमी वॉज कॉन्टेस्टेड। अच्छा और सिमी के उस जमाने के सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शाहिद बद्र फलाही, ओके और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था मैंने बिफोर द ट्राइब्यूनल। इंटरेस्टिंग बात यह है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर फलाही, उन्होंने अपने आप को एग्जामिन करना चाहा ट्राइब्यूनल के सामने, और उन्होंने एफिडेविट बाय वे ऑफ एविडेंस फाइल किया, और साथ में एक अर्जी लगा दी कि मेरा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए वो उर्दू में होना चाहिए, अच्छा क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं समझता। जब वो अर्जी हमारे पास आई तो मैंने निर्णय लिया कि हम इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हिंदुस्तानी में ही करेंगे। अच्छा तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन शायद 3 या 4 या 5 दिन चला। तो उसमें शुरू में मैं उनसे हिंदुस्तानी में सवाल पूछता था और वो उर्दू में जवाब देते थे। ठीक है। अब वो थोड़े समय बाद शायद वो भूल गए कि उन्होंने अर्जी लगाई थी कि वो अंग्रेजी नहीं समझते, जी तो मैं सवाल हिंदुस्तानी में पूछता था, वो जवाब अंग्रेजी में देने लगे। अच्छा, वो अंग्रेजी में आ गए। तो आखिरकार जब तक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ तो वो सारे जवाब इंग्लिश में दे रहे थे और आप हिंदी में थे, और मैं सवाल उनसे हिंदुस्तानी में पूछ रहा था। ठीक है। Then I pointed out during the stage of arguments to the tribunal, जस्टिस मुकुल मुडगल थे ट्राइब्यूनल। जी 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 तो मैंने उनसे आई इनवाइटेड हिज अटेंशन कि जी प्लीज ऑब्जर्व हिज डिमीनर। इन्होंने अर्जी लगाई थी आस्किंग फॉर एन इंटरप्रेटर, और तीसरे कुछ समय बाद इन्होंने अपना जितने जवाब थे वो सब अंग्रेजी में देने शुरू कर दिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपनी एप्लीकेशन भूल गए, कि मैं अपनी एप्लीकेशन भूल गया, वो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनसे सवाल हिंदुस्तानी में पूछ रहा था। जी। So these are some incidents. There are numerous other incidents. There are incidents where आप जिनको कह रहे थे कि known faces हैं जो, जी जी ठीक है, जिनकी वकालत बहुत चल रही थी उस जमाने में, जी जी उनको अपोज किया काफी मैटर्स में। अच्छा। And there are numerous such incidents, but it's all a part of the learning process, the Correct. process of evolution as a lawyer, as a counsel. मिस्टर कल्याण सिंह के साथ कैसा तजुर्बा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? खैर वो तो बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा, क्योंकि मैंने जो उनको सवाल पूछे, आई एम ऑल्सो एन एमेचर हिस्टोरियन, तो कल्याण सिंह जी से मैंने सवाल जो पूछे थे, उनसे ये पूछा मैंने कि राम जी के परम भक्त कौन थे। अच्छा। तो लाजमी है कि उन्होंने जवाब दिया कि तुलसीदास जी थे। अच्छा। रामायण लिखी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतिहास में रुचि रखते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इतिहासकार हूं, आप क्या मजाक कर रहे हैं? तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे बताइए कि तुलसीदास जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो उन्होंने सन बताया। अच्छा। तो मैंने कहा जी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तो उसी दौरान बाबरी मस्जिद का, ये राम लल्ला के मंदिर का डेमोलिशन हुआ होगा।
तो कहा हाँ उसी सन में हुआ होगा वो। तो मैंने कहा कि तुलसीदास जी ने कितने लेख लिखे? तो उन्होंने कहा हजारों लेख लिखे उन्होंने। ओके। तो मैंने कहा फिर ये बताइए कि तुलसीदास जी कितनी दूर रहते थे अयोध्या से? तो उन्होंने कहा 20 कोस दूर रहते थे। 20 कोस। हाँ। जी। तो मैंने कहा फिर तुलसीदास जी ने कभी ये क्यों नहीं लिखा कि रामलला के मंदिर का जो है वो डेमोलिशन कर दिया मुगलों ने? जी। कहीं नहीं लिखा उन्होंने। कहीं नहीं लिखा। तो ये तो इतिहास की बात है। क्यों नहीं लिखा ये तो आप कल्याण सिंह जी नहीं बता सकते, ये तो तुलसीदास जी खुद ही बता सकते थे कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा इस बारे में। पर इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल इन ऑल, and I believe that I was successfully able to get the facts that I wanted to, the answers that I wanted to from Mr. Kalyan Singh. So I have that personal satisfaction. हाँ, that's correct, that's correct. And उसके बाद अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये सारे केस करते करते फिर काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, क्या कुछ ऐसे अनुभव आपके रहे, जैसे कुछ फनी मोमेंट्स हम जानना चाहेंगे कोर्ट रूम के आपके साथ? कोर्ट रूम ह्यूमर जिसे हम लोग कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जस्टिस डीपी मॉडर्न थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, जी। और ही हैड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उनके सामने एक मुकदमा लगा जिसमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हो रहे थे। तो दोनों ने उठकर जस्टिस मॉडर्न से कहा कि आप ऐसा करिए कि इस केस को एडजर्न कर दीजिए, पर हम आपस में ये नहीं तय कर पा रहे कि कितने समय के लिए एडजर्न करना है। ठीक बात है। तो जस्टिस मॉडर्न ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए कर देता हूं। तो एक ने कहा नहीं 1 हफ्ते में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरा क्लाइंट चाइना में है। तो उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो चाइना से केरला लौटेगा। तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते के लिए कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं उसके बाद उसे इटली जाना है। तो उन्होंने कहा जस्ट अ मिनट, ये बताइए आप पेश किसके लिए हो रहे हैं? तो सीनियर एडवोकेट्स को यूजुअली ये नहीं पता होता कि उनके मुवक्किल का नाम क्या है, क्योंकि वो ब्रीफिंग काउंसिल को पता होता है। तो वो देखते नहीं है, वो सिर्फ पिटिशनर या रिस्पोंडेंट देखते हैं या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट देखते हैं। करेक्ट। तो वो पन्ने पलटने लगे। तो फिर उन्होंने नाम देखा और प्लेंटिफ का नाम बताया कि मैं फला फला के लिए पेश हो रहा हूँ जी। तो जस्टिस मॉडर्न वेरी in a very wry style he told him, thank God, for a moment I thought you were appearing for Marco Polo. That's good. So courtroom humor was always welcome. That's correct. अच्छा, यही मोमेंट्स होते हैं क्योंकि कोर्ट रूम का जो पूरा डे होता है बड़ा इंटेंस होता है। जी जी। और वही क्राइम सुबह से क्राइम शुरू होता है या तो सिविल है, कुल मिला के बड़ा इंटेंस होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वो कोर्ट रूम को लाइट कर देते हैं जी। और हमने ये बड़ा ऑब्जर्व किया है आपके कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स में। बेल वगैरह को लेके, जजमेंट्स को लेके बड़े सारे कंफ्यूजन है, लॉयर्स में भी होते हैं और जो आम जनमानस है उनके मन में भी तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। बेल में एक टर्मिनोलॉजी है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। करेक्ट। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। एब्सोल्युटली जी। बट कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ किताबों में दब के रह गया है? जब आप रियल में इसको लागू करने हम लोग खड़े होते हैं कोर्ट में तो ये कहीं नजर नहीं आता। मसलन जी। मैं आपको ट्रायल कोर्ट का बताऊं, अगर जो हमारा तजुर्बा है कि कई बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, कई बार वो बस देखते हैं कि कौन सी कमी मिल जाए कि हम इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें, या हम एक 1.5 घंटे तक एक्सप्लेन कर रहे हैं और उधर से कोई एक लाइन आई प्रोसिक्यूशन की, मसलन कि साहब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस वो उसी पॉइंट पे बेल उड़ा दिया, जबकि इतना ग्राउंड है या इतने दिन से इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल चुकी है और अब कुछ नहीं रह रहा है, सामने से अपरेंट है, बट कहीं ना कहीं कटना चाह रहे हैं लोग बेल देने से। जी। इसको लेके मैं आपका नहीं, इस विषय पर चीफ जस्टिस गवई साहब ने रिसेंटली बहुत अच्छा
कहा है कि हम लोग स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद का जो रेशियो था वो भूल गए हैं और उसको रीइटरेट किया है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. करेक्ट. एंड दिस इज लिंक्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ presumption of innocence. करेक्ट. That every man, even if he is an accused in an offense, is innocent unless he is Till proven guilty. proven guilty. करेक्ट. तो ये cardinal principle, we may have lost sight of it, but that is not something which is conducive to the administration of criminal justice. It is not conducive. See. And I think all of us, all those who are now judicial officers and judges, they must introspect over what the law is in relation to bail. Correct. They must. Of course, it has to be tempered with the special enactments that are now in place. There are some enactments where you have these twin conditions. UAPA में 43D5 है, जिसमें the judge has to hold that prima facie the accused is not guilty of the offence. Correct. So that requires that is a threshold which is much higher than the triple test in any other मैं criminal आपकी case. बात से एग्री तो करना चाह रहा हूँ जस्टिस मृदुल, बट जी. प्रॉब्लम ये है कि जमीनी तौर पे इन बातों को अडर करवाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हम दिन रात ये देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा माइंड इस बात पे फोकस है कि कोई एक पॉइंट निकाल के इसको डिसमिस कर दो. नहीं, इस विषय और इसकी प्रॉब्लम आप ये समझें कि वो जो मसलन जो थोड़े बहुत वेल टू डू हैं वो हाई कोर्ट तक आएंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, चलिए थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होंगी. बेसिकली जो अक्यूज्ड है वो भी अपने आप में एक विटनेस है जी. उसका जो हैरेसमेंट हो रहा है, चलिए उसको भी इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. फिर भी जो फैमिली का हैरेसमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या जो जहां उनके घर की महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, किस लेवल पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हिलता है जुडिशियल सिस्टम से और कोई मानने को तैयार ही नहीं है. चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अप टू सम एक्सटेंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कई बार देखा जाता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिल रही है, केस बड़ा अच्छा बना हुआ है, फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है. नहीं, आई थिंक इस विषय पर रिसेंटली काफी चर्चा हुआ है जी. और both the high court, the high courts and the Supreme Court have put this on the agenda that personal liberty के जो matters हैं, bail के जो matters में, उनमें जो essentials हैं, fundamentals जो हैं, presumption of innocence and the limiting of pre-conviction detention, उस पर काफी चर्चा हुआ है और काफी जजमेंट्स हैं. इस पे रिसेंटली बहुत जजमेंट्स आए हैं. तो आई थिंक इट हैज टेकन अ टर्न फॉर द बेटर अगेन. आपको नहीं लगता कि इसमें ये जो रेडिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं या ये जो नेग्लिजेंट अप्रोच बनाते हैं, इस पे भी कुछ कॉस्ट लगनी चाहिए या उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए? I think courts are now taking a stern view. I'll tell you one incident. अभी आपने जस्टिस विक्रम नाथ का एक जजमेंट देखा हो जिसमें 10 लाख की कॉस्ट उन्होंने अक्यूज्ड को दी हुई है और कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी एक्शन वगैरह का किया है. So that's a beautiful judgment. अब you are absolutely right. The constitutional courts are cognizant of this. Correct. And now they are pointing the entire judiciary in that direction, in the correct direction. बट साहब, उस बुजुर्गवार महिला को जिसकी उम्र लगभग 70 के आसपास है, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो 8 दिन तक वो महिला साहब रिमांड में रही है. अगर रिकॉर्ड्स में सही पढ़ा है. Unacceptable. It is intolerable and it is unacceptable. और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक में उसको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा होगा. I agree with you. Courts are expected to be, even the administration, the executive is expected to be more sensitive. But courts have to be hyper vigilant
when it comes to matters of personal liberty. बट व्हाट कैन वी डू टू कन्विंस द लोअर कोर्ट जजेस, क्योंकि शुरुआत में अगर वहीं पे वो लोग उसे प्रॉपर रेशियो ड्रॉ करके अगर बेल आउट I'm कर sure दे they will also be cognizant of this now. After these decisions in the last couple of years, they will also be cognizant of what the law requires them to do, how they are to proceed with matters of personal liberty. I'm sure. Fair enough. जी. And if we talk about the bails and the trial is an art. बेल भी किसी आर्ट से कम नहीं है. बेल पे जब हम लोग बहस करते हैं, चूंकि आप जज भी रहे हैं, जी, सो एज अ जज भी हम आपको सुनना चाहेंगे, बट एज अ लॉयर भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बेल पे जब बहस हम लोग करते हैं तो दो तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. हालांकि हमेशा जज साहब यही चाहते हैं हम लोगों से कि भाई बेल सम अप करिए, तो या तो हम लोग हल्का सा पॉइंट टच करके बाहर चले जाते हैं या तो इन डिटेल बेल पे बहस करते हैं. जी, जी. हम जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं प्रैक्टिस में, उनके लिए जानना चाहते हैं, जी. आपका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है और बड़ा अच्छा मौका है सारे लोगों के लिए आपसे समझने का, सीखने का. क्या कुछ पॉइंट्स कवर करने चाहिए जब बेल की आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ट्रायल तो चलेगा 10 साल, जी. बेल तो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए. कैसे होगी बेल? जी. उसमें हम आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहते हैं. देखिए, क्रिमिनल लॉ में व्हेन यू आर चार्ज्ड विद एन ऑफेंस एंड इट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, करेक्ट, तो ट्रिपल टेस्ट है. करेक्ट, आप बेसिकली तो ट्रिपल टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे. करेक्ट, That you are not a flight risk, you will not try and influence the witnesses or tamper with the evidence. करेक्ट, ठीक है ना. और अपने क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स और लैक देयरऑफ के बारे में बताएंगे. करेक्ट, You will talk about your roots in society. ठीक है. आप बेसिकली तो अपना कंडक्ट बताएंगे. The purpose of bail is to secure the presence of the accused to stand trial. Absolutely. To stand trial. Correct. So if you are able to persuade the court that you will stand trial, Correct. you will be available to stand trial, and you will not influence the witnesses or tamper with the evidence, then bail is the rule and jail is the exception. Correct. Of course, they will also take a look at, the court is also required to consider the seriousness of the allegations against you. In some heinous offences, जिसमें सजा 10 साल से ज्यादा है, जी, तो उसमें तो आपको you will also have to counter the prima facie evidence that has been that is available against you with the investigation, with the prosecution. So that also has to be kept in mind. और जो threshold है कि prima facie the guilt of the accused is established by some evidence, you will have to deal with that when you are appearing for the applicant. Correct. I'll take one pause here. जी, जी. और जो यंग लॉयर्स इसको देख रहे हैं, जी, जी. उनकी तरफ से एक सवाल है. जी. आर्ग्यूमेंट शुरू किया उन्होंने. जी, जी. कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट नाराज होने लगती है, नहीं सुनना चाहती, जी, जी. फाइल साइड रखने लगती है. कैसे अपना आर्ग्यूमेंट पेश करें, कैसे सुनाए कोर्ट को अपना आर्ग्यूमेंट? और डर भी रहता है, चूंकि यंग लॉयर्स हैं, नर्वस भी कई बार होते हैं और जज को नाराज भी नहीं करना चाहते. जी, जी. अब प्रॉब्लम ये है, आर्ग्यूमेंट लीड करेंगे तो कोर्ट नाराज हो जाएगी, खत्म कर देंगे तो इनजस्टिस होगा केस के साथ. नहीं, ऐसे तो में आप कैसे करें? injustice नहीं कर सकते. And lawyers are not expected to be servile to judges. Lawyers are not expected to play the eager supplicant. You have to represent your client. अगर आप एप्लीकेंट के लिए पेश हो रहे हैं, किसी के लिए भी, किसी भी मुवक्किल के लिए पेश हो रहे हैं आप, you have to represent your client to the best of your ability. और आपकी कोशिश तो यही रहेगी कि जजेस जो हैं, जो आपकी बहस है, आप उनको बिना without raising your voice, you are able to raise your argument. Absolutely. और डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते हम आप लोग. सुनाएं, आप अपनी जो बहस है पूरी जज साहब को सुनाएं. अब इसमें बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ टाइम, there are occasions when you don't get as patient a hearing as you expect. But that is true for all lawyers, not just for young lawyers. Correct. Although younger lawyers, my belief is that
should be given more time to make their point, to be able to develop their argument, Correct. as compared to those like me who've been at the bar for long years. Because we are expected to come to the point directly. Younger lawyers should be given more elbow room to develop their arguments. वो ऑलरेडी And नर्वस that is होते हैं पहले बिल्कुल. And that is what I would beseech my former colleagues to do, that give the young lawyers more space. ट्रायल जब शुरू होता है, जी ट्रायल के बारे में कुछ जो जनरल क्रिमिनल ट्रायल होते हैं जी। उसमें जानना चाहूंगा कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए ट्रायल के समय, और सवाल मैं यही रिपीट करूंगा बेल के लिए भी कि जब बेल की बहस करें तो क्या वो इश्यूज हैं जो हमको रेज नहीं करने चाहिए। देखिए, थोड़ा सा फर्क है। जी बेल में ज्यादातर जो कंसिडरेशंस हैं, एक्सेप्ट फॉर द रिक्वायरमेंट which the judge has to consider about the prima facie evidence against an accused, आपको ज्यादातर फोकस जो रखना है वो इस पे रखना है कि मैं आई विल बी अवेलेबल टू स्टैंड ट्रायल, आई हैव रूट्स इन सोसाइटी, एंड दैट आई विल नॉट abscond or tamper with the witnesses. ये आपको एम्फेसिस उस पे रखना है। ट्रायल में इफ यू आर स्टिल अपियरिंग फॉर एन अक्यूज्ड, तो क्रॉस एग्जामिनेशन तो इज द अल्टीमेट आर्ट। उसमें आपको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना जिसका जवाब आपको पहले से नहीं पता, और वो जवाब जब आपके क्लाइंट को फेवर करता है, उसका केस आगे ले जाता है, जो भी उसका केस है उसकी इनोसेंस प्रूव करता है, तो वैसा ही सवाल पूछना चाहिए। ट्रायल के कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो आगे चल के ये सबसे बड़ा टिप है, दैट डोंट आस्क अ क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन टू विच यू डोंट ऑलरेडी नो द आंसर। पर फिर इसके बाद के भी टिप्स दे दीजिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि डिफेंस की तरफ से विटनेसेस एग्जामिन करने हैं या नहीं करने। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओकेजनली टू एस्टैब्लिश योर एब्सेंस एट द सीन ऑफ द क्राइम, आपकी जो एलिबाई है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। Sometimes to disprove prosecution witnesses in relation to an incident, you have to produce eyewitnesses who may have a different version. Okay, as a defense counsel, you have to marshal the facts. जो भी evidence prosecution lead करती है और जो उनके विटनेसेस टेस्टिफाई करते हैं, जब आप उसको इंटरनलाइज कर पाएंगे, सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तभी आप सवालात पूछ पाएंगे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से, तभी आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को कन्फ्रंट कर पाएंगे और उनके इंप्रूवमेंट्स दिखा पाएंगे और उनके कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा पाएंगे। तो ट्रायल तो डिटर्मिनेशन है ऑफ द फैक्ट्स, और फाइंडिंग्स फैक्ट्स पे निर्धारित हैं। तो फैक्ट्स पे आपको बहुत तवज्जो, बहुत गौर फरमाना है। इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं ये चलन में है, बट एक कंसेप्ट होता है मिस ट्रायल का। जी, इसको कैसे डिफेंस इनकैश कर सकता है? देखिए, मिस ट्रायल का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पर कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कंसिडर किया है कि डिफेंस काउंसिल
जो थे, जिन्होंने अक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, वो इतने तजुर्बेकार नहीं थे जी, कि उनको ठीक से रिप्रेजेंट कर पाए, and that has vitiated the right of the accused to a fair trial and a competent legal representation. ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक आधा दो जजमेंट्स में इसका चर्चा हुआ है। ओके, पर बड़ा ज्यादा सुनने को नहीं मिलता मिसट्रायल इंडियन कंटेक्स्ट में। नहीं, यहाँ इंग्लिश लॉज में है ये। जी, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं है। आप जिस समय बेल के बारे में बात कर रहे थे, आपने ट्रिपल टेस्ट के बारे में बात की। जी, मैं आपका ध्यान ले चलूंगा पीएमएलए लॉस की तरफ, जी, जहां पे कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा कम है। एबिसिमल है। करेक्ट, कन्विक्शन बहुत कम है, बहुत कम है, जी, कन्विक्शन काफी नेग्लिजिबल है जी, और बेल रेट उतना ही, मतलब बेल रेट भी उतना ही कम है, बेल होने को नहीं दे रही है। जी। क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ कमी रह जा रही है डिफेंस से? देखिए, जब एक नया कानून आता है जो स्ट्रिंजेंट होता है, जी, जो पीएमएलए है, जी, जैसे यूएपीए है, जी, स्ट्रिंजेंट कानून है, जी, उसमें जो प्योर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का डॉक्ट्रिन है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत ओनस ऑफ प्रूफ इवन एट द स्टेज ऑफ बेल थोड़ा बहुत प्रूफ अक्यूज्ड पे शिफ्ट किया जाता है। जस्टिस मृदुल, पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे दे दिया आपने। तो ये कानून जब पारित किया गया तो कुछ वर्षों तक तो इतना स्ट्रिंजेंट था कि इफ यू आर चार्ज्ड विद एन ऑफेंस अंडर यूएपीए या और पीएमएलए, बेल मिलना बहुत मुश्किल था। पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में यूएपीए और पीएमएलए दोनों में कोर्ट्स बेल दे रही हैं और कंपेयर्ड टू द पास्ट काफी लिबरली दे रही है। जी, जी। सो इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल फॉर द लॉ इन रिलेशन टू अ न्यू एनैक्टमेंट टू टेक शेप। करेक्ट। बट जो कोर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल है, इवेंचुअली दैट विल इमर्ज इन रिलेशन टू एवरी एनैक्टमेंट। कोई भी कानून हो, कितना भी स्ट्रिंजेंट कानून हो, यू कांट कंप्लीटली इग्नोर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का जो कंसेप्ट है वो तो पीएमएलए का तो मतलब उसने तो स्टैट्यूटरी रूप से उसको दरकिनार कर दिया है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसने तो डे वन से बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर रख दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक था वो तो वहां पे कंफ्लिक्टिंग दायरे में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसे कानूनों में जहां पर बेल पाना थोड़ा सा दिक्कत देता है जी, उसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जो सेटल्ड लॉ है इन रिलेशन टू बेल, बिकॉज पहले भी टाडा भी था, टाडा के पहले मीजा भी था, ऐसे बहुत से एक्ट्स थे जहां पर कंडीशन स्ट्रिंजेंट थे, बट इवेंचुअली उनमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अप्रोच थी कोर्ट्स की, दैट वाज मोर इन्फॉर्म्ड, और उन्होंने जो वो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थे उनको भी डाइल्यूट किया जी, और उनको डाइल्यूट किया फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। करेक्ट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। करेक्ट। और रिसेंटली आप देखेंगे तो इस एरिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ है।
कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने काफी इसको डाइल्यूट किया है, जितनी स्ट्रिंजेंसी थी पीएमएलए और यूएपीए में बहुत किया। मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान आपका आकर्षित करता हूं 2 बिंदुओं पे जी। पहला तो है ट्विन कंडीशन और दूसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। जी। तो सबसे पहले जजमेंट्स की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आए दिन कोई ना कोई जजमेंट ऐसा दे रही है बेल को फेवर करते हुए, पीएमएलए लॉज को लेके। हाई कोर्ट्स बड़े सारे ऑब्जर्वेशंस दे रही हैं, फाइंडिंग्स रिटर्न कर रही हैं। इसको लागू कैसे करें? लागू करने में तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है, लोअर कोर्ट सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा। इवेंचुअली द स्पेशल कोर्ट्स आर बाउंड by the decisions of not just the jurisdictional high court, but also the Supreme Court. Absolutely. So they cannot continue to ignore the decisions of these constitutional courts, except at their own peril. Now you have started practice. जी. Aren't you facing the similar issues being faced by other lawyers? They are not ready to hear. मेरी वकालत तो ज्यादातर is at the Supreme Court Correct. or other high courts. Correct. Because I can't appear before the special courts and the trial courts. Correct. तो मैंने तो ऐसी दिक्कत after my return to the profession face नहीं की है. Correct. But I am sure कि जो भी दिक्कतें हो रही हैं practitioners को, particularly defense counsel को, it is only a matter of time before this entire ये पूरा करेक्ट हो जाएगा सिस्टम। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन परमिएट होने में समय लगता है, हाई कोर्ट का एक डिसीजन परमिएट होने में समय लगता है, पर अब इतने मल्टीप्लाई हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स बेल पर भी कि द ट्रायल कोर्ट्स विल हैव टू, द स्पेशल कोर्ट्स विल हैव टू टेक। सत्येंद्र अंटिल जजमेंट आया, शुरू में बड़ा उसको फॉलो भी किया गया। अब देख रहे हैं धीरे धीरे उसको भी फिर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली आपको इवन द स्पेशल कोर्ट जजेस विल हैव टू बेयर इन माइंड कि देयर ऑर्डर्स आर सब्जेक्ट टू अपील, दे आर कैरीड इन अपील, सो दे विल बी मोर केयरफुल. They cannot ignore the law laid down by the Supreme Court. Article 141 is very clear. Absolutely. The principle of stare decisis is very clear. Correct. The law laid down by the Supreme Court has to be followed. Correct. And if you don't follow it, if a trial court doesn't follow the law laid down by the Supreme Court, it does so at its own peril. नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसर्न जजेस को ट्रेनिंग पे भेज दिया है। Wonderful. We are known to such incidents. शायद वो भी आवश्यकता है कि पीरियोडिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। करेक्ट। बात करते हैं ट्विन कंडीशन की, जिसमें बात होती है पहली बार में बर्डन ऑफ प्रूफ की, और दूसरा है प्रोसिक्यूशन शुड बी गिवन चांस टू अपोज। जी। इसको थोड़ा सा और जरा एक्सप्लेन करिए। इसको मेंशन, प्रोसिक्यूशन को चांस दिया जाना चाहिए अपोज का, एक्स पार्टी बेल तो नहीं होती जी। सो इसको स्पेसिफिकली मेंशन करने के पीछे क्या मंशा रही है लेजिस्लेचर की? नहीं, इट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वाज देयर इन प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेगुलर बेल के द प्रोसिक्यूटर हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पोंड। वो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया जो है वो ये है दैट द कोर्ट हैज टू रिटर्न अ फाइंडिंग दैट इट बिलीव्स that a prima facie case has not been made out. Correct. In relation to the guilt of the accused. Correct. That raises the bar from an ordinary case. Correct. ठीक है, but the bar was higher. Correct. When this law was enacted. जैसे अगर आप देखें तो जहूर अहमद शाह वटाली के केस में जी शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जी, अब उस डिसीजन में भी देयर हैव बीन चेंजेस इन द रीसेंट पास्ट। करेक्ट। एंड दोस स्ट्रिंजेंट कंडीशंस करेक्ट
you will notice कि थोड़ा सा dilute हो गया है. Correct. Courts have started taking a more liberal view, and if courts have now started insisting on adherence with the presumption of innocence. Correct. जी. बर्डन ऑफ प्रूफ पे आते हैं. जी. जो गाड़ी के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है, जी. उसको लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है, जो उसको कहाँ तक वो प्रभावित करता है आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में वो कितना कंपेलिंग है? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मेरे हिसाब से is incompatible with the principle of presumption of innocence, because Evidence Act requires that the burden is on the one who asserts, And that is prosecution. and that is usually the prosecution. Correct. So it is for the prosecution to establish, but at the stage of bail we look at it prima facie. कि प्राइमा फेसाई क्या एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास टू बी एबल टू एस्टैब्लिश Correct. दैट यू कुड बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट. Correct. Correct. ठीक है, तो इस पे अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट को भी देखें, व्हाट इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी हैज नाउ बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड. Correct. ठीक है, तो उस पे अगर पिछले 5-7 साल के अगर आप जजमेंट्स देखेंगे, यू विल सी दैट देयर हैज बीन एवोल्यूशन इन द अप्रोच ऑफ द कोर्ट्स, एंड दैट वी आर नाउ interpreting the twin conditions under 43D5 far more liberally than we did 5-7 years ago. सो अगर हम बात करते हैं, जी. उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो प्रोविजनल अटैचमेंट का होता है. जी. प्रोविजनल अटैचमेंट में ईडी इस एक्सटेंट तक चली जाती है कि क्लाइंट्स के पास वकील तक को करने का पैसा नहीं बचता. खैर वो तो आप पर्सनल बातें बता रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर आप अटैचमेंट का भी अब देखें, जी. तो अटैचमेंट जो लेवी किया जा रहा है जी. ईडी की तरफ से, उस पे भी नाउ द डिसीजंस आर इंसिस्टिंग ऑन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस with the requirements of the provision, Correct. which means that the reasons have to be clearly spelled out. Correct. Everything has to be informed by reason. It is not the ipsy dixie of the ED. The But if the court, reason is not given, right? आपको ट्राइब्यूनल के सामने जाना है. जी. ट्राइब्यूनल उनका है. नहीं, ये I wouldn't go so far as to say कि ट्राइब्यूनल उनका है, and the tribunal is not the ultimate authority. Absolutely. Thereafter you have. So it is not as if you do not have a remedy. You have a remedy, and when there is a remedy before a constitutional court at some stage, tribunals and the executive, the ED, has to discharge its duties conscientiously and in keeping with the law. Correct. और आपने खुद ही बताया है कि जी unlawful activities act में the rate of conviction is abysmal. It's so negligible. Correct. कि courts are also taking notice of it. Correct. कि आप किसी को बुक कर लेते हैं unlawful activities में या PMLA में, और कुछ साल कस्टडी में रखते हैं और कन्विक्शन नहीं होता. Correct. Courts are now talking about compensating people for unlawful custody. Correct. Courts have compensated now. Obviously, courts have. So this is a process of evolution, and I am very sanguine कि आगे जाके ये it will become more and more liberal, and aberrations and abuse of these provisions will be limited to a minimum. अब बात करते हैं आपके एलिवेशन की. जी. आप क्या कुछ अनुभव रहा एलिवेशन में आपका? कितनी एक्साइटमेंट रही? खुद का आपका कितना इंटरेस्ट है एलिवेशन को लेके?
देखिए सच्चाई तो ये है that I got designated a couple of years before I was considered for elevation to the High Court. और मेरी अपनी जिंदगी में जो ख्वाहिश थी एज अ लॉयर वो थी to follow in my father's footsteps and get designated as a senior advocate. ओके, मैं जज तो बनना ही नहीं चाहता था. अच्छा, I was very reluctant. But circumstances ऐसे थे, एक तो हमारे समय जो कोलिजियम था, they were very persuasive कि आपको you must contribute. और my wife was of the belief that it's an honor, it's a rare honor, एब्सोल्युटली, इंडीड, and it's a privilege to serve the institution of the judiciary and serve the people. So I served for 17 years. But my first love, as we discussed earlier, has always been practice. एज ए जज कुछ मोमेंट्स बताइए कोर्ट के जो हमेशा याद रह गए हो. देखिए, even as a judge, you evolve. Because सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बाहर से एलिवेट होते हैं वो तो जुडिशियल एकेडमी भी नहीं जाते. करेक्ट, बिफोर दे स्टार्ट डिस्चार्जिंग देयर जुडिशियल फंक्शंस. ठीक है, करेक्ट, तो हम वी आर ट्रेन्ड एज लॉयर्स ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड एज जजेस व्हेन वी आर स्worn in as judges. करेक्ट, So it's a learning curve. ठीक है, जजमेंट्स कैसे लिखने हैं, केस कैसे अप्रिशिएट करना है, फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रॉ करनी है, ये सब आपको खुद ही सीखना पड़ता है एज अ जज. करेक्ट. बट आपका इतना बड़ा तजुर्बा था, मुझे लगता नहीं आपको बहुत दिक्कतें आई होंगी. बट मुझे लगता है जो ये शो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कुछ ऐसे लम्हे कोर्ट रूम के जो आपको हमेशा याद रह गए, या कुछ ऐसे केसेस जो हमेशा माइंड में रह गए. तो मैं आपको बता सकता हूँ कि I had the good fortune of sitting on a bench with Justice Tirth Singh Thakur, as he then was. अच्छा, when I was elevated as a judge of the Delhi High Court. ओके, So on the very first day during lunch, he asked me कि कैसा लग रहा है आपको. तो मैंने कहा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि I am not going to be able to meet the requirements. ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी जी, good judge. After elevation. On the very first day. ओके, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता that I will be able to meet those requirements कि to be able to become a good judge. तो उन्होंने कहा देखिए आपको परख नहीं है, परख हमें है क्योंकि इसलिए कोलिजियम होता है. जी. And I can tell you that there will come a time before too long where you will be on top of everything and you will believe that there is nothing that you can't do, करेक्ट, that a good judge must. I don't know whether he was right or wrong, but the fact is that with each passing day, you gain in confidence, you become better as a judge. And I suppose that happens to all of us, except those who are so gifted that they are able to perform जी, at their peak levels from the very first day. करेक्ट. But I don't think there are very many of them. Judges evolve and they get better with time. It is just that some of us take longer to get to our best as judges and some reach that milestone quicker. ड्यूरिंग कोर्ट रूम हियरिंग कुछ ऐसे मोमेंट्स या कोई ऐसा केस? तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो मुझे याद है.
कि एक सीनियर एडवोकेट थे मद्रास में हाई कोर्ट में, जी बहुत तजुर्बेकार और बड़े सक्सेसफुल वकील थे। तो उनको चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और कहा कि मेरी अपने कॉलीग से बात हुई है और हम चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट के जज बन जाएं, तो आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा जी मुझे 1-2 दिन का वक्त दिया जाए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। तो 1-2 रोज बाद वो चीफ जस्टिस के पास लौटे और उन्होंने कहा जी कि मुझे खेद है कि मुझे मना करना पड़ेगा कि मैं जज नहीं बनना चाहता। तो कहा ये आप बता सकते हैं? चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं बनना चाहते? जी तो कहा जी बात यह है कि मैं 5.5 घंटे खड़े होकर बहस कर सकता हूं जिसमें बहुत कुछ बकवास भी होगी, जो मैं कर रहा हूं एज ए लॉयर, जी पर मैं 5.5 घंटे एज ए जज बकवास सुन नहीं पाऊंगा। तो इसके मायने ये नहीं है कि वकील बकवास करते हैं, जी जी मैं समझ रहा पर इसके मायने ये हैं कि जब आप जज बन जाते हैं हूँ। जी तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गेट यूज्ड टू जी is to sit in that chair जी for long periods of time. करेक्ट। और जैसे आप जानते हैं हमारे सामने 100 मुकदमे लगते हैं रोज, करेक्ट करेक्ट और हर मुकदमा अलग होता है। तो टू बी एबल टू ट्रांजिशन फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ वन केस टू द फैक्ट्स ऑफ अनदर जी and another takes some time. As a lawyer, जी and that's what happens to judges who are recently elevated as well. करेक्ट। It takes them time to metamorphose from a lawyer, from being a lawyer to becoming a judge. तो नए जजेस की कभी कभार जैसे हमारी थी टेंडेंसी होती to behave like a lawyer and continue to argue. करेक्ट 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 होता है कई बार जज साहब वगैरह खुद आ जाते हैं आर्ग्यू करने। करेक्ट जी। इस पर भी मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। ये Please. आनंद नारायण मुल्ला जी ने सुनाया था जी एक सुप्रीम कोर्ट में एक इवेंट पर। हम्म, तो कुछ इस तरह हुआ कि उनको जब बुलाया गया कि आप कुछ कहिए, तो लॉ डे था शायद, तो जी। उन्होंने कहा कि देखिए मैं उस जमाने में वकील बना था जब वकील बहस करते थे और जज सुनते थे। फिर जब मैं थोड़ा सा सीनियर हुआ वकालत में, जी तो ऐसा समय आया कि वकील सुनते हैं और जजेस बहस करते हैं। तो खैर वो तो मजाक कर रहे थे ठीक बात। मुल्ला साहब इन हिज इनिमिटेबल स्टाइल। जी पर नए बार से जो नए जजेस बनते हैं जी उन्हें थोड़ा बहुत समय लगता है जी for it to sink कि they are no longer lawyers and they are now judges, and primarily their job is to hear both sides patiently and impartially and to arrive at a decision. तो ऐसे बहुत तजुर्बे हैं both as a lawyer and as a judge, and my belief has always been कि अगर कोर्ट में ह्यूमर हो जी and the proceedings are light-hearted, करेक्ट regardless of how serious the matter is, करेक्ट so it disarms lawyers, it disarms judges, and it creates an environment which is conducive करेक्ट। to efficient functioning. 5 घंटे जी। कई बार ज्यादा कुछ अब न्यूज में रिपोर्ट भी होते रहते हैं कि जी जी देर रात तक भी जज साहिबान ने मैटर सुना। जी सो मैटर तो ऑब्वियसली कई बार लॉयर्स ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित कर लेते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, या कई बार ऐसा भी होता है कि वकील साहब रिलेवेंट अपनी बहस करते चले जा रहे हैं और एज अ जज आपको सुनना है, आप सुनना है। क्या कुछ चलता रहता है पर्दे के पीछे दिमाग में आपके एज अ जज, हम जानना चाह रहे हैं। देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you focus on what is relevant and what is necessary.
And what is necessary from a judge's perspective is that what are the facts of the case? What is the dispute between the parties? What is the law in relation to those disputes in the backdrop of those facts? Correct. And what decision would you arrive at? And on what would you base those conclusions? Correct. तो जजेस इवेंचुअली वही ढूंढते रहते हैं हर मुकदमे में कि फैक्ट्स क्या हैं, डिस्प्यूट्स क्या हैं, इशू क्या अराइज होता है, फैक्चुअल डिस्प्यूट क्या है जो डिटरमिन करना है, लीगल इशू क्या है जो डिटरमिन करना है, और मेरे कंक्लूजन्स क्या हैं, और उन कंक्लूजन्स के पीछे रीजनिंग क्या है. करेक्ट. तो जजेस तो सिर्फ यही, दे आर ट्राइंग टू अराइव एट दैट डिटर्मिनेशन जब वकीलों को सुन रहे हैं. जब कभी जो बिग स्वनामधन तथाकथित स्वनामधन लॉयर्स खड़े होते हैं सामने, तो उससे भी क्या कभी बेंच कैरीड अवे होती है? आई डोंट थिंक सो. या कई बार ऐसा भी होता है कि सामने कोई बहुत हाई एंड माइटी लॉयर खड़ा है और दूसरी तरफ कोई एकदम नया यंग लॉयर. कई बार ऐसे मैटर्स भी होते हैं, कई बार ऐसी PILs वगैरह आ जाती हैं, कई बार ऐसी पिटिशंस आ जाती हैं कि जो इनिशिएटर है वो कोई यंग लॉयर है और जो डिफेंड कर रहे हैं वो हाई एंड माइटी लॉयर्स हैं. उसको लेके कुछ फर्क पड़ता है कोर्ट में? देखिए, नतीजे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जैसे मैंने कहा कि younger lawyers should be given more space and more elbow room and more time to develop their arguments, because जो तजुर्बेकार वकील है, नामी ग्रामी वकील है, उसे तो मुद्दे पे आने में समय नहीं लगना चाहिए. करेक्ट. It is only the younger lawyers who need more time to communicate effectively what their case is. Correct. What their client's case is. Correct. But if you're talking about face value, जी. judges, as I said, concentrate on the nitty-gritty. कि फैक्ट्स क्या है, डिस्प्यूट क्या है, लीगल इशू क्या है, क्या डिटरमिन करना है, राइट? कौन पेश हो रहा है, so long as he is assisting you, जी, right? It doesn't matter. Because if a lawyer is not assisting you and you are required to arrive at this determination independently, कई बार तो फिर कोर्ट एमिकस यूरी अपॉइंट कर लेती है जहां उसे कंफ्यूजन या कुछ असिस्टेंस चाहिए. इसके अलावा मीडिया ट्रायल कहते तो हैं कि कोर्ट के ऊपर असर नहीं पड़ता. क्या वास्तव में कोर्ट अनकंसर्न चली जाती है मीडिया ट्रायल केसेस से? रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही, क्या जज कभी भी उसका? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. जी. I will tell you what I did. Please. And I heard quite a few matters that would be considered sensational or which attracted a lot of media attention. Politicians के cases, criminal cases. तो मैंने बहुत सालों तक ना अखबार पढ़े ना न्यूज देखी. आपने उस सेगमेंट से कट ऑफ कर लिया अपने आप को. तो I was never influenced by any external medium. Correct. Never. But Justice Mridul, I have a counter question on it. काट लिया आपने, बट कुछ एक केसेस तो होंगे जो डिनर टेबल या ब्रेकफास्ट टेबल का इशू बनते होंगे. नहीं, हमारे घर पे जी. I would never carry work home. अच्छा. So if there was a comment, it was only to acknowledge कि आपने ये केस सुना आज, because somebody must have heard about it. Correct. on radio or on television. Correct. सिर्फ इतना सीमित रहता था, because I never carried work home. Correct. I compartmentalized my life. जो घर पे सिर्फ परिवार की और घर की बातें होती थी. Correct. और कोर्ट में सिर्फ कोर्ट की बातें होती थी. करेक्ट. मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 100 50 केसेस रोज लग रहे हैं.
कैसे इतने छोटे, क्योंकि आपने ऑर्डर भी लिखवाना होता था, जी, आपको फाइल भी पढ़नी होती थी, कैसे मैनेज होता, कैसे है ये इतनी फाइल भी पढ़ना है, केस See, I'll be honest with you. प्लीज। इनिशियली तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि आप सारी फाइल्स पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और कोर्ट में जाके वकीलों को सुनते हैं और कोशिश ये होती है कि उनको आराम से टाइम दिया जाए, पूरी बहस इत्मीनान से सुनी जाए। इट्स वेरी ट्राइंग and it requires a lot of concentration and patience. Correct. Subjects are sometimes very dry. जी. But over a period of time, I realized कि फाइल पढ़ने से जी, there was a possibility of your arriving at a predetermined conclusion अच्छा, in relation to the outcome of a case. करेक्ट। तो मैंने फाइल्स घर ले जानी बंद कर दी, ओके, मैंने फाइल्स पढ़नी बंद कर दी, मैंने कॉज लिस्ट देखनी बंद कर दी। ओके, तो जब मैं कोर्ट जाता था तो ना मुझे ये पता होता था कि किसके मुकदमे लगे हैं, पर ये नहीं पता होता था कैसे मुकदमे लगे हैं, क्या मुकदमे लगे हैं। एंड व्हाट इट डिड वाज दैट it enabled me to empower the lawyers to state their case without any interruption from me ओके, till the time I had come to grips with what the case was and had queries which I needed to be answered. So that, in my view, created an environment of a fair, impartial, and prolonged hearing करेक्ट। for lawyers. It doesn't work for every judge. I believe most judges read all the files every day. But it worked for me. आपने अपना एक अलग तरीका जी, इजाद जी। किया। सो अब आप दिल्ली हाई कोर्ट में, ये तरीका, I was not the originator. ओके, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस लेंटिन थे. There were some very well-known judges जी, who used to follow this approach, करेक्ट, who never read the files. On the other hand, we had other judges like Justice Pradeep Nandrajog, यस, जो सब कुछ पढ़ के आते थे, रेगुलर मैटर्स की भी फाइल पढ़ के आते थे. करेक्ट, So there are different approaches, करेक्ट, but the purpose that is sought to be achieved is the same. करेक्ट, कि आपको मुकदमे के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए before you arrive at a decision. करेक्ट। सो अब तक आप सीनियर मोस्ट जजेस में से थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जब कॉलेजियम ने आपको रिकमेंड किया चीफ जी। जस्टिस मणिपुर के लिए। सो कैसा था ये एक्सपीरियंस जब आपको पता चला कि आपको अब एलिवेट किया जा रहा है चीफ जस्टिस फॉर मणिपुर? देखिए, once you are the senior most judge in your parent high court, ये तो expected ही है that sooner than later you will be taking over as chief justice of another court, and it's a mixed feeling, simply because you are now in a position to determine not just the course of the law in the court to which you are transferred as chief, जी, appointed as chief, जी, but you're also able to look after the administration of that court and court subordinate to it. जिस समय आपका मणिपुर में ट्रांसफर हुआ, मणिपुर काफी ज्यादा सेंसिटिव था जी जी और बड़ा चैलेंजिंग सा सिचुएशन था आपके लिए मणिपुर जाना। जी जी। क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस की मणिपुर में? देखिए, 4th of July जी, मुझे
तारीख याद है, जी 4th of July, in the evening at around 7:30 p.m. Dr. Dhananjay Chandrachud, who was the Chief Justice of India at that time, called me and said, Siddharth, Manipur is burning. You are aware of that. So we need somebody who is strong, both as a judge as well as a person, to go to Manipur and uphold the rule of law. ओके So I said it would be a pleasure. My bags are packed. So he said, आप consent कितनी देर में पहुंचा पाएंगे? मैंने कहा अगर आप WhatsApp से चाहेंगे तो अभी भिजवा देता हूँ, मेल से चाहेंगे तो अभी भिजवा देता हूँ, फिजिकली चाहेंगे तो आधा घंटा पौना घंटा दीजिए, बिकॉज द स्टाफ हैज लेफ्ट, तो मैं टाइप कर आपको कंसेंट भिजवा देता हूँ। हुआ ये दैट ऑल्दो दैट वाज द 4th of July, जी I was eventually sworn in as Chief Justice of Manipur on the 20th of October. ओके तो जुलाई से अक्टूबर तक इंतजार किया फॉर कंसेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, करेक्ट द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. करेक्ट But I was intent on trying to make a difference in Manipur, uphold the rule of law, make sure that everybody and anybody had access to justice at all times, करेक्ट particularly in view of the large-scale violence and arson that was taking place in Manipur. करेक्ट तो हमने वहां पर 6 महीने में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि मेरे जाने के 6 महीने बाद आप कहीं से भी ई फाइलिंग कर सकते थे, हाँ किसी भी कोर्ट में, करेक्ट from judicial magistrate first class right to the high court, you could file electronically करेक्ट and you experienced could that, appear through video conferencing करेक्ट before every court in the state of इवन Manipur, बिफोर लोअर कोर्ट्स आल्सो, even before the lower courts. करेक्ट तो जहां पर आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते थे, ये आपने मणिपुर में तब कर दिया, मणिपुर आज में। जबकि आज भी हर जगह लोअर कोर्ट में ये हमने 6 महीने में मणिपुर में we were able to accomplish this. करेक्ट So for the first time, I realized how powerful a tool technology is in the administration of justice. Because जहाँ पर लोग जा भी नहीं पाते थे because of violence or fearing for their life and limb, वहाँ पर they could appear through video conferencing and they could file pleadings electronically. ओके So that was one of my achievements in Manipur, if you can call it that. करेक्ट The other was that me and my colleagues in Manipur, along with the members of the bar there and in Delhi, हाँ took a decision to provide humanitarian aid to all the 65,000 internally displaced persons ओके who were living in over 300 relief camps in Manipur. तो हमने अपनी सैलरीज कंट्रीब्यूट की, लॉयर्स ने बड़ा ग्रेशियसली और जेनरसली कंट्रीब्यूट किया. एक्सीलेंट We created a corpus of a couple of crores to begin with, दैट्स and those funds were then applied to provide humanitarian aid. एंड दैट वाज इनिशिएटेड बाय यू, That was initiated by me, my colleagues, and the bar simultaneously. करेक्ट The bar in Manipur, जॉइंट इनिशिएटिव, joint initiative, करेक्ट at my request. ओके
So you were the prime initiator. जी, Yes, जी। yes, correct. जी, So दिल्ली बार ने भी ज्वाइन किया. दिल्ली बार ने भी कंट्रीब्यूट किया, पंजाब एंड हरियाणा बार ने भी कंट्रीब्यूट किया, Correct, correct. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, Correct, correct, correct. मणिपुर में तो खैर सभी ने किया। मैं समझता हूँ. हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस ने भी किया, हाई कोर्ट के जजेस ने सैलरीज कंट्रीब्यूट की, तो वी वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई द नीड्स ऑफ द एल्डरली, वी वर एबल टू सप्लाई द नीड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, we were able to fund the education of some of the deserving Correct. students, we were able to provide them with cycles to commute to and fro from school, we were able to provide मणिपुर like को a, स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा हाथ रहा जुडिशरी का. देखिए हमारा जो संपर्क था इन रिलीफ कैंप से, जी. इसके मारे we were able to have volunteers in every camp. So we were able to afford them legal assistance as well. If they had any difficulties, जी. for example, they were displaced, तो उनके documents खो गए. Correct. We were able to get them copies, duplicate copies of those documents. We were able to streamline the process of meeting all their needs and requirements. Correct. Correct. At every relief camp. Correct. So that gave us That time Manipur was absolutely burning. When you great took the personal charge. satisfaction. I understand. Great personal satisfaction. In fact, I must share with you Please. that most of these camps could not be visited by some of my colleagues because of the ethnic strife. Okay. So some of these camps were visited by me Wonderful. as an outsider because I was able to travel freely all over Manipur, अच्छा. where the people of Manipur themselves are unable to visit certain areas. I was able to visit every nook and corner, every district, every kasbah in You two were Manipur. personally on visits. Yes. That's great. So I had occasion to visit relief camps in almost every district of Manipur, Correct. and it's a beautiful place. Manipur, indeed. Yes, and it's a matter of great personal, People are very innocent. People are great very personal pride for me Absolutely. that I was able to assist them in any in a small manner. Correct. Correct. After मणिपुर, जी. कभी आपको लगा नहीं कि कुछ और भी जिम्मेदारियां आनी चाहिए हाथ में? नहीं, जिम्मेदारियां तो अभी भी हैं. नहीं, I as am a committed judge, to- like for some other high courts also, because you had so much to contribute. मणिपुर को तो आपका फायदा मिला, बट जी. बड़ी हाई कोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इलाहाबाद है. एक बार भी मन में नहीं आया कि अब यहाँ कभी मुझे मौका मिलना चाहिए यहाँ भी सर्व करने के लिए? देखिए, with the benefit of hindsight, I am glad that I went to Manipur. करेक्ट. Possibly because at that point in time, Manipur, I believe, needed the most attention, करेक्ट. both as a state and as a high court. It was the most challenging of all state high courts at that time. It still is. It is, yes. It still is. Correct. And a high court is a high court, regardless of which state. High court is always Which state it is located in. correct. And as the Chief Justice, the more succor you are able to bring to the people of that state, the more successful your tenure is, the more satisfying your tenure is. I would have loved to be a Chief Justice in a larger high court, the ones you mentioned, any one of them. But the fact is that I would not have been able to contribute as much as I believe I was able to in Manipur. But there are lot Because of of its things, peculiar circumstances. there are a lot of things which needs attention from you, be it is Allahabad High Court or जी, जी. Honorable Delhi High Court or जी. Honorable Mumbai High Court.
जितनी भी ये माननीय हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप जैसे कैलिबर वाले जज को मौका मिलता तो बहुत चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती थी। मसलन अगर बात करते हैं सो ये जो डिलेड प्रोसीडिंग्स हैं, पेंडेंसी ऑफ मैटर्स हैं, और जिस तरह से आप अपनी कोर्ट्स में की कोर्ट में जो मैटर्स जिस तरह से आप डिस्पोज ऑफ करते थे, सो वी नीडेड दैट माइंडसेट फॉर अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह गई। देखिए, मेरा मानना ये है that all of us contribute in our own manner, and this is not something जी where you have any say. जी It is the collegium that determines which high court you will head करेक्ट। as its chief, and it was the collegium that made its decision. कोलेजियम को लेके आपका क्या विचार है? Because there is a lot of debate, there are a lot of debates going on. देखिए, Wadi what I am unhappy about, what I am disappointed about, Please. is the allegations of lack of transparency जी in the conduct of the meetings of the collegium, करेक्ट। and the allegations of favoritism, nepotism, जिसे हम लोग भाई भतीजावाद कहते हैं, जी जो which have been growing in number. आज बहुत फ्रस्ट्रेशन है यंग लॉयर्स में कि यहाँ फॉर अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी आपको आपकी जान पहचान होनी चाहिए, या तो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय ऑल ऑफ दोज एलिगेशंस। जहां तक अपॉइंटमेंट्स का सवाल है, जी we must appoint the best at the bar, best in every respect, not just because there are a number of factors that contribute towards making a good judge. So we must appoint the best to man these constitutional posts, so that the system is better served. So the leveling of allegations जी against the Collegium lack system. of transparency in the collegium, or extraneous factors in appointments is disturbing, and it needs to be addressed. करेक्ट। कहीं से आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी मौका मिलना चाहिए था आपको आने का? Honestly speaking, my personal belief is, as was suggested by the executive at one stage, that judges who are elevated to the Supreme Court should have a long tenure, जी at least 5 years. करेक्ट। So if you don't have a tenure which is 5 or more years, जी you are hampered from giving your best to that institution. As far as I am concerned, I never thought about being elevated to the Supreme Court. I never spoke to anybody. करेक्ट। आपने बताया कि बात आपने किसी से नहीं की, पर मन में इच्छा तो रही होगी जस्टिस मृदुल आपके। To be honest with you, nahi. If it came to a choice जी between coming back to the bar जी and practicing law and serving another 3.5 years जी on the bench, I preferred the former. बार को कितना मिस किया आपने और बेंच को कितना मिस किया? Isn't it evident that I have missed the bar? I was born to practice law. बेंच को मिस नहीं करते बिल्कुल? Not really. I have done what I had to. I have played my innings to the best of my ability.
I've tried to serve humanity, serve the law, and serve the people of this country करेक्ट. as best as I could. लॉर्ड्स कैंटीन मिस नहीं किया आपने? जो बहुत मिस किया. Which is why, although unfortunately I can't go back to the Delhi High Court, and I stay away from the Delhi High Court, But you've got the Supreme company Court. of lawyers, the Yeah. company of lawyers everywhere on a regular basis is soul stirring. Correct. It is overwhelming. It is something I have Coming back I to the have family. missed. I have missed sorely for a long time. For a long time. इतना लंबा सफर तय करने के बाद वापस फैमिली में आना जी. कैसा, कुछ इमोशनल, कुछ? देखिए, मैं तो इट ओनली प्रूव्स दैट जो पुराना मुहावरा है ना जी. कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं तो कहते. उसे भूला नहीं कहते. तो आई बार ने मान लिया कि आप भूले हुए नहीं है. I feel the welcome that I have received at the bar is overwhelming. Is overwhelming. Even I hadn't expected to be embraced so warmly and so graciously and with so much affection after an absence of 17 years. So I can't but express to you my deep admiration and affection for every member of the bar. Correct. Because even those who were not my contemporaries, Please. who must have joined the profession long after Obviously. my elevation, Correct. even the affection that I have received from them has really touched me. And it has given me so much happiness that it's almost as if I was never away. I was always here. जब आपका कोर्ट में हम लोग अपीयर करते रहे, हम लोगों ने देखा है आपका व्यवहार जो यंग कलीग्स थे उनके साथ, और जिस तरह से आपने जो नर्वस हो जाते थे लॉयर्स, उनको आपने कंसोल किया है. सो ऑब्वियसली एक इमोशनल कनेक्शन बार का आपके साथ बना ही बना है, और शायद वही अब आप देख पा रहे हैं. वापस आ गए, अब आप प्रैक्टिस आपने इनिशिएट किया, तो पहला दिन प्रैक्टिस का कैसा था इतने बड़े सफर के बाद, सीधे जज से लॉयर? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे. प्लीज. When I was reaching the end of my tenure, जब मुझे नजर आ रहा था कि 21 नवंबर को I will demit office जी. और 22 नवंबर को मैं दिल्ली लौट जाऊंगा घर, जी. तो मैंने सोच रखा था कि मैं 2 महीने की छुट्टी लूंगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक काम किया है. डिटॉक्स करेंगे तो 2 महीने घूमूंगा फिरूंगा, आराम करूंगा. हाँ जी, हाँ जी. तो हुआ ऐसा कि जब मैं दिल्ली पहुंचा और जन्मदिन मनाया, हाँ. उसके अगले रोज कुछ बार के पुराने साथी मुझे मिलने आए. ठीक है. और उन्होंने कहा जी कि ये मुकदमा है, ये आपको करना है. हाँ. तो आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ब्रीदर एट ऑल. मैंने अपनी एनरोलमेंट रिवाइव कराई. हाँ. सीनियर तो मैं आई वॉज डेजिग्नेटेड बिफोर माई एलिवेशन. करेक्ट. मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनवाया हाँ. और मेंबरशिप रिवाइव करवाई. आई हैड बीन अ मेंबर सिंस 86 हाँ. सुप्रीम कोर्ट का. तो और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और जिस रोज मैं पहला मुकदमा मैंने बहस किया, that related to the bar, it related to elections to all the bar associations of Delhi. Correct. So you can say that I came back One to vote, the bar one with bar. the bank. Yeah. That was no, that was not one bar one vote. That was the one day election matter. अच्छा अच्छा अच्छा. Same day election. Same day matter. election. I'm so sorry. Yes. Same day election matter. तो उस मैटर में मैं आई हैड द गुड फॉर्चून टू अपीयर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार
सारे चुनाव हुए दिल्ली के सारे एसोसिएशंस में जो काफी अरसे से That पेंडिंग matter was led by you. हाँ, उस मैटर में मैं पेश हुआ अच्छा, और उसके बाद से मुझे आराम ब्रीदर का करने टाइम नहीं मिला। आराम करने का कोई मौका नहीं मिला। नहीं, बड़े अच्छे एंड आई हैव ट्रैवल्ड टू अदर हाई कोर्ट्स एज वेल। हाँ। आपसे तो मुलाकात हुई थी जी। बिलासपुर में, हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नहीं, बड़ा सौभाग्य था आपके साथ खड़े इट्स टू होने बी का। अ मेंबर ऑफ द बार इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ प्रिविलेज। सर, यंग लॉयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए, प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए, और वो इवेंचुअली इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वकालत उनसे छूट जाती है। जी, क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं वो अपनी एडवोकेसी को डेवलप करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा निखारने के लिए? जी, जी। तो इस पे मैं दो चीज कहूंगा। प्लीज। एक सक्सेसफुल वकील होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपको स्किल आनी चाहिए, ठीक है, यू हैव टू बी स्किल्ड एज अ लॉयर करेक्ट, टू बी एबल टू सक्सीड एट द बार। करेक्ट, The other is you need an opportunity to showcase your skill, एब्सोल्युटली, and you need both simultaneously. करेक्ट, क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास स्किल नहीं है, you will not be successful. पर आपके पास स्किल है और अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, स्टेज ही नहीं है जहां पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपना कैलिबर दिखा सकें। करेक्ट, तो सबसे पहले जो यंग वकील आता है, he has to work on sharpening and honing and acquiring skills. करेक्ट, जैसे मैं अपने एलआरस को और अपने एसोसिएट को जो मेरे साथ काम जी। करते हैं और जो नए एंट्रेंट्स हैं प्रोफेशन में, उनको कहता हूं कि रोज आपको एक नई चीज वकालत के बारे में सीखनी है, करेक्ट, पर उसे ऐसे सीखना है कि आप जब एक बार उसे सीख जाएं, आप जिंदगी भर ना भूलें। करेक्ट, तो रोज एक नई चीज जो आपको वकालत में मदद देगी जी, अबाउट द लॉ, वो जी। सीखिए और उसको मेमोराइज कर लीजिए। करेक्ट, एक तो ये करना है। Within a few years, you will acquire the legal foundation जी, on which you can build your practice. करेक्ट, आप कानून सीख जाएंगे, फंडामेंटल सीख जाएंगे, करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल सीख जाएंगे कानून के। करेक्ट, अब दूसरा जो फैक्टर है जी, वो मुश्किल है, जिसका आपने जिक्र किया जी, कि काम कहां से लाएं। जी, तो जब आप स्किल अक्वायर कर लें जी, किसी के साथ एज एन अंडर स्टडी, किसी के साथ काम करके, और मेरे पिता मरहूम तो कहा करते थे जी, कि अगर आप वकालत में आने के बाद 5 साल तक किसी के साथ काम नहीं करते जी, तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। एब्सोल्युटली, पर वो ये भी कहा करते थे कि अगर आप 5 साल बाद भी किसी के साथ वकालत कर रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे। कुछ नहीं सीखेंगे। तो उस 5 साल में आपको सीखना है करेक्ट, as much as you can करेक्ट, about the practice of the law, about the law. और उसके बाद today Delhi is a mecca for lawyers, ठीक है, जितने फोरा दिल्ली में हैं शायद कहीं नहीं है। करेक्ट, तो lawyers who practice in Delhi have a distinct advantage over lawyers who practice in other states and other high courts and other करेक्ट, district courts. करेक्ट, आप अपनी सर्विसेज वॉलंटियर कीजिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास ये बड़ी जाइए। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाइए, करेक्ट, प्रो यानी बोनो- पैसे को आप पीछे करिए, प्रो नीचे बोनो करिए। काम
प्रो बोनो काम कीजिए। देखिए, पैसा बहुत जरूरी है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। करेक्ट। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे को कंप्लीटली इग्नोर करिए। आपको इतने रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए दैट यू आर एबल टू सर्वाइव एट द बार। करेक्ट। बट बियॉन्ड दैट योर focus should be on volunteering your services pro bono, which is also sort of learning. which is a learning, which is on the job learning. Correct. तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। बिकॉज आज भी जब आप कचहरी में कोई मुकदमा बहस करते हैं जी, there are people who are watching you. Correct. There are litigants who are watching you. Correct. There are other lawyers who are watching you besides the judges themselves. Agreed. And if you do a good job, if you acquit yourself with aplomb, आपके पास काम आएगा, अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। You can't keep a good man or a good professional down. Correct. तो कोशिश ये करिए कि अपना appearances multiply करिए। आज जो यंग लॉयर्स निकल के आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो अपने सीनियर्स का चुनाव बड़े ही कंफ्यूजन के साथ करते हैं। उनको नेट पे जितने भी नंबर मिलते हैं, जितनी भी ईमेल आईडीज मिलती हैं, सब पे वो अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या ऑफर आता है। मेरी नज़र में ये बहुत शायद हेल्दी प्रैक्टिस ना हो। सीनियर्स का चुनाव कैसे कर सकते हैं कि किस गुरु से आपको सीखना है, कैसे क्या आपकी तरीका होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर पाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको चुनाव ये करना है कि आप जनरलिस्ट बनना चाहते हैं एज अ लॉयर, लिटिगेशन करना चाहते हैं जी, या ट्रांजैक्शनल लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लॉ फर्म के साथ काम करना चाहते हैं। करेक्ट। मैं तो एनकरेज करता हूँ यंग लॉयर्स को कि वो लिटिगेशन प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। जी। तो जब आपने ये चुनाव कर लिया तो फिर आपको ये चुनाव करना है कि किस एरिया में आपको स्पेशलाइज करना है। जी। आप किसी डिफेंस काउंसिल के साथ काम करना पसंद करेंगे जी, या किसी सिविल लॉयर के साथ काम करना पसंद करेंगे या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ काम करना पसंद करेंगे या किसी टैक्स लॉयर के साथ प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे। मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि आप ऐसे वकील के साथ काम करें जो कुछ एरियाज में काम करते हो, कुछ ब्रांचेस में काम करते हो। जी जी जी। उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है। करेक्ट। ऑल्दो लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। करेक्ट। और सिर्फ आप इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस करें जी, या सिर्फ पीएमएलए का काम करें। हाँ जी, पर मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल कॉल, करेक्ट, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। करेक्ट। बिकॉज मैंने देखा है दैट जो फंडामेंटल्स है ना लॉ के, they are interrelated. Absolutely. And you, to be able to succeed at the bar, you have to be able to think laterally. तो जितने ज्यादा लॉस में आपका, जितने ज्यादा ब्रांचेस में आपका एक्सपोजर होगा, करेक्ट, उतना आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। करेक्ट। तो आप चुनाव कि किस वकील के साथ आप काम करना चाहें उस हिसाब से करें। करेक्ट। और उन्हीं के पास अप्लाई करें, और बाकी तो आपकी किस्मत है जी, क्योंकि हर दफ्तर में लिमिटेशंस होते हैं कि कितने लोगों को आप रख सकते हैं। करेक्ट। पर एक किस्सा मेरे माइंड में आता है कि ये कहा जाता है कि आर.के. गर्ग साहब थे जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर्स। ओके। वो सहारनपुर से थे और उन्होंने वकील बनने के बाद सहारनपुर में ये सोच लिया कि मैं शायद मिस्टर सी के दफ्तरी के साथ काम करूंगा। ओके।
मेरा ऐसा ख्याल है। if I'm correct about a personality, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी। दफ्तरी साहब से मिला जाए जी। और उनके साथ काम किया जाए, पर दफ्तरी साहब अटॉर्नी जनरल थे और बहुत बिजी अटॉर्नी जनरल थे, तो उनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल था। तो ये कहा जाता है कि गर्ग साहब रोज सहारनपुर से आते थे और अटॉर्नी जनरल साहब का जो घर था उसके बाहर सुबह से तैनात हो जाते थे और रात तक तैनात रहते थे। तो रोज दफ्तरी साहब आते जाते देखते थे कि भाई ये वकील खड़ा हुआ है बाहर। तो एक रोज उन्होंने उसको बुला लिया, नोटिस में ले लिया, हाँ, संज्ञान लिया और बुला लिया, कॉग्निजेंस बोले, ले लिया। क्या बात है ये बताइए। जी। तो उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, उन्होंने बुलाया। तो कभी क्या बात है, तो उन्होंने कहा जी मुझे वकालत करनी है आपके साथ। तो कभी मेरे साथ ही क्यों करनी है? बोले नहीं, मैंने सोच लिया है कि आपके साथ वकालत करनी है, तो आप मुझे रख लो। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास तो बहुत लोग हैं अभी, जब कभी ओपनिंग होगी मैं आपको बुला लूंगा। उन्होंने कहा जी आप जब ओपनिंग होगी मैं बाहर ही खड़ा हूंगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं तो यही खड़ा रहूंगा रोज, ओपनिंग तक वेट करूंगा जब तक ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो इवेंचुअली इट सीम्स दैट ही वर्कड विद मिस्टर दफ्तरी। लेवल ऑफ कन्विक्शन था। जी जी जी। तो ये तो डिटर्मिनेशन की बात है, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सीआर दास थे जी। उनको एक बार ये पूछा गया कि व्हाट आर द 3 traits that you think contributed to your success as a lawyer? करेक्ट। तो सीआर दास is reported to have said luck, more luck and sheer luck. But जो भी यंग लॉयर्स देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि the sky is the limit if you have the determination. If you can dream it, you can do it. So never give up on yourself. Absolutely. और इसी के साथ ही आज के इंटरव्यू की श्रृंखला को हम लोग समाप्त करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया इस शो को और इतना कुछ आपने शेयर किया। एंड आई एम श्योर कि श्रोतागण इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और ज़रूर आगे बहुत सारे सवालात निकलते रहेंगे और फिर आपके साथ बैठेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.